एक सरकारी नौकरी, एक सरकारी ठेका, एक वर्क ऑर्डर और इनके पीछे अगर किसी मंत्री का नाम लिया जाए तो क्या आम आदमी उस कागज को सच मान लेगा? शायद हाँ। और यही से शुरू होती है इस पूरी कहानी की सबसे खतरनाक कड़ी, क्योंकि महाराष्ट्र के मंत्री महोदय गिरीश महाजन के नाम और उनसे जुड़े लोगों को लेकर अलग अलग तरह की शिकायतें और आरोप सामने आ रहे हैं। कहीं नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेने की शिकायत, तो कहीं करोड़ों रुपए के काम की कथित फर्जी वर्क ऑर्डर। और अब सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि पैसा किसने लिया, सबसे बड़ा सवाल है लोगों को भरोसा किस चीज पर हुआ? मंत्री का नाम, मंत्री से रिश्तेदारी, राजनीतिक पहचान या सरकारी कागज? और अगर इन सब का इस्तेमाल करके किसी ने करोड़ों रुपए जुटाए हैं तो फिर क्या सामने आया मामला सिर्फ हमशेल की चोटी है? नमस्कार, मैं हूं ललित खरे और आज की इस पूरी कहानी को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहानी के अंत में हम आपको बताएंगे कि इस मामले में सबसे बड़ा सवाल आखिर किस पर टिकता है। जलगांव के जामनेर से सामने आई खबर पर सबसे पहले नजर डालिए। शिकायत का आरोप है कि कुछ लोगों ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से पैसे लिए। ग्राम सेवक, तलाठी, यानी ऐसी सरकारी नौकरियां जिनके लिए महाराष्ट्र का युवा सालों मेहनत करता है, लेकिन आरोप है कि कुछ लोगों ने नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के सामने एक अलग रास्ता रखा। हमारे संपर्क ऊपर तक है, पैसे दो, नौकरी लग जाएगी। अब सोचिए, जिस युवक के घर में बेरोजगारी है, जिसने सालों पढ़ाई की, जिसके माता पिता ने खेत बेचा, कर्जा लिया, अगर उसके सामने कोई ये कह दे कि मंत्री के लोगों से हमारी सीधी पहचान है, तो क्या वो भरोसा नहीं करेगा? यही इस कहानी का पहला सवाल है। क्या राजनीतिक पहचान को नौकरी के भरोसे में बदलकर पैसे लिए गए? इसका जवाब जांच से ही सामने आएगा, लेकिन शिकायतें सामने आ चुकी है और महत्वपूर्ण बात सामने आती है, जिन लोगों ने कथित तौर पर पैसे दिए उनसे पैसे वापस करने की मांग की गई। यानी मामला सिर्फ नौकरी मिलने या न मिलने तक सीमित नहीं रहा। अब सवाल बन गया, पैसा लिया गया तो किसके कहने पर, किसे दिया गया, किस खाते में गया, कितने लोगों से लिया गया, और अगर नौकरी दिलाने का दावा गलत था तो ये पैसा किस आधार पर लिया गया? क्योंकि नौकरी किसी की निजी संपत्ति नहीं है, सरकारी पद कोई बेचने की चीज नहीं है। फिर सवाल उठता है, आखिर बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी का सपना दिखाकर पैसे लेने की जरूरत क्यों पड़ी? अब तक मामला नौकरी का था, लेकिन नासिक से जो मामला सामने आया उसने कहानी का दायरा अचानक बड़ा कर दिया। नासिक में सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियां चल रही है। हजारों करोड़ रुपए के विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़े काम चल रहे हैं, और इसी माहौल के बीच फर्जी वर्क ऑर्डर का मामला सामने आया। अप्रैल में सामने आए एक मामले में नासिक के विभागीय आयुक्त प्रवीण गेड़ाम के नाम और डिजिटल हस्ताक्षर का कथित रूप से इस्तेमाल कर 35 करोड़ रुपए की सीसीटीवी और एआई सुरक्षा परियोजना की फर्जी वर्क ऑर्डर तैयार करने का मामला दर्ज हुआ था। अब जरा इस बात को समझिए, एक सामान्य फर्जी कागज बनाना अलग बात है, लेकिन सरकारी अधिकारी का नाम, सरकारी मुहर, डिजिटल सिग्नेचर, सरकारी प्रोजेक्ट और करोड़ों की वर्क ऑर्डर, ये सिर्फ कागज का खेल नहीं रह जाता, ये जांच का गंभीर विषय बन जाता है। जांच आगे बढ़ी तो मामला और बड़ा होता दिखाई दिया। रिपोर्टों के मुताबिक एक संदिग्ध आरोपी पर पहले भी लगभग 70 करोड़ रुपए की फर्जी वर्क ऑर्डर से जुड़ी धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप सामने आया था। यानी सवाल अब ये नहीं है कि एक फर्जी वर्क ऑर्डर बनी कैसे, सवाल ये है कि क्या फर्जी वर्क ऑर्डर बनाकर पैसे निकालने का कोई बड़ा पैटर्न काम कर रहा था? अगर हाँ, तो कितने लोग इसमें शामिल थे, कितने फर्जी दस्तावेज बने, कितने ठेकेदारों को निशाना बनाया गया और कितना पैसा घूम चुका है? और यहीं पर इस पूरी कहानी में राजनीतिक एंगल जुड़ता है। रिपोर्टों के मुताबिक नासिक के कथित फर्जी वर्क ऑर्डर मामले में मंत्री महोदय गिरीश महाजन के एक रिश्तेदार का नाम सामने आया और गिरफ्तारी की खबर आई। इसके बाद मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया। लेकिन यहाँ एक बात बेहद स्पष्ट समझाना जरूरी है, किसी मंत्री का रिश्तेदार होना अपने आप में अपराध नहीं है और किसी पर आरोप लगाना दोष साबित होना नहीं है। अंतिम फैसला अदालत का होता है, लेकिन पत्रकारिता का काम सवाल पूछना है, और सवाल बिल्कुल सीधा है। अगर किसी ने मंत्री के नाम या रिश्ते का इस्तेमाल करके किसी को प्रभावित किया, तो उसने यह प्रभाव हासिल कैसे किया? क्या सिर्फ रिश्तेदारी बताकर, क्या राजनीतिक संपर्क दिखाकर, या किसी और तरीके से?
एक तरफ नौकरी के नाम पर पैसे लेने की शिकायत, दूसरी तरफ कथित फर्जी वर्क ऑर्डर, एक तरफ बेरोजगार युवा, दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्टर, एक तरफ नौकरी का सपना, दूसरी तरफ करोड़ों के काम का सपना। लेकिन दोनों मामलों में एक चीज समान दिखाई देती है और वो है विश्वास। लोगों को भरोसा किस चीज से दिलाया गया? नाम से, रिश्ते से, राजनीतिक पहुंच से, सरकारी दस्तावेजों से? यही वो सवाल है जिसका जवाब इस पूरी कहानी की दिशा बदल सकता है। मान लीजिए किसी ने कहा, मंत्री साहब से हमारी पहचान है, आपका काम हो जाएगा, वर्क ऑर्डर ऊपर से आया है, बस पहले पैसे जमा करो। अब कोई सामान्य व्यक्ति क्या करेगा? वो पूछेगा आपका सरकारी आदेश दिखाइए, या फिर अगर मंत्री जी से पहचान है तो काम पक्का ही होगा। यही फर्जीवाड़ा करने वाले लोग कथित तौर पर विश्वास का फायदा उठाते हैं। इसलिए इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण जांच सिर्फ ये नहीं है कि पैसा किसने लिया, बल्कि ये भी है पैसा लेने से पहले विश्वास किसने बनाया। अब अगर पुलिस इस पूरे मामले की तह तक जाती है तो कुछ सवालों के जवाब बेहद महत्वपूर्ण होंगे। बैंक अकाउंट में पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया? जिन लोगों ने पैसा दिया उनकी संख्या कितनी है? कौन कौन से मोबाइल नंबर आपस में जुड़े हैं? व्हाट्सएप पर क्या बातचीत हुई? फर्जी वर्क ऑर्डर किस कंप्यूटर या डिवाइस से तैयार हुई? सरकारी हस्ताक्षर या डिजिटल सिग्नेचर तक पहुंच कैसे बनी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये लोग अकेले काम कर रहे थे या इनके पीछे कोई पूरा नेटवर्क था? क्योंकि हालिया रिपोर्टों में मामले में और गिरफ्तारियां होने की जानकारी सामने आई है, जिससे जांच का दायरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब यहाँ हमें थोड़ा रुकना होगा, क्योंकि सबसे खतरनाक गलती होगी बिना जांच के अलग अलग मामलों को एक ही नेटवर्क घोषित कर देना। अभी ऐसा निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। लेकिन जब एक तरफ नौकरी के नाम पर पैसे लेने की शिकायत सामने आती है और दूसरी तरफ सरकारी कामों से जुड़ी कथित फर्जी वर्क ऑर्डर का मामला सामने आता है, तो जनता का सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या इन मामलों के बीच कोई कनेक्शन है या ये पूरी तरह अलग अलग घटनाएं हैं? इसका जवाब पुलिस जांच से ही मिलना चाहिए। और अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। ये कहानी सिर्फ मंत्री महोदय गिरीश महाजन की नहीं है, ये कहानी किसी एक रिश्तेदार की भी नहीं है। ये कहानी उस सिस्टम की है जहां एक बेरोजगार युवा नौकरी के लिए दर दर भटकता है, जहां एक छोटा ठेकेदार सरकारी काम पाने के लिए महीनों इंतजार करता है, और अगर कोई उनके सामने आकर कहता है मेरी ऊपर तक पहुंच है, तो वो अपनी जिंदगी की जमा पूंजी तक उसके हाथ में दे सकता है। यही सबसे बड़ा खतरा है। राजनीतिक व्यक्ति का नाम, सरकारी अधिकारी का नाम, सरकारी मुहर, वर्क ऑर्डर और बड़े पदों की पहचान, इन सब का इस्तेमाल अगर किसी ने फर्जीवाड़े के लिए किया है तो सिर्फ पैसा वापस आना पर्याप्त नहीं होगा। जरूरत है ये पता लगाने की इस विश्वास के पीछे पूरा खेल किसने तैयार किया था। और अब आखिरी सवाल, अगर जांच में साबित होता है कि किसी ने मंत्री का नाम लेकर लोगों से पैसे लिए, तो क्या सिर्फ पैसे लेने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए, या ये भी जांच होनी चाहिए कि उसने मंत्री का नाम इस्तेमाल करने का साहस कहाँ से पाया? अगर सरकारी वर्क ऑर्डर फर्जी था तो उसे बनाने वाला कौन था? अगर करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ तो पैसा आखिर गया कहाँ? और अगर इस पूरे खेल में और लोग शामिल है तो वे कौन हैं? यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि फर्जी कागज अकेला किसी को करोड़ों रुपए नहीं दिलाता। उसे चाहिए होता है विश्वास, और विश्वास पैदा करने के लिए चाहिए होता है एक नाम, एक पहचान, एक पहुंच, एक जरिया। और अगर किसी ने इस पहुंच का इस्तेमाल किया है तो जांच सिर्फ आरोपी तक नहीं, इस पूरी कड़ी तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि कहानी में अभी कई नाम सामने आना बाकी हो सकते हैं। और शायद आज जो हमें सिर्फ एक फर्जी वर्क ऑर्डर दिखाई दे रहा है, कल जांच में एक पूरा नेटवर्क निकलकर सामने आए। मैं हूँ ललित खरे, आप देखते रहिए क्राइम दुनिया, क्योंकि इस कहानी में अगला खुलासा सिर्फ पैसे का नहीं, नामों का हो सकता है। जय हिंद।